Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि संसार एवं विश्व में फैली हुई भयंकर महामारी कोरोना से आप ईश्वर की कृपा से घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और तहे दिल से लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ आज हम ग्रामर सेक्शन का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा टेंस का विषय चल रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, टेंस के विषय को हमने डिटेल में डिस्कस करते हुए पिछले वीडियो में हम आगे बढ़े थे। हमने ये जाना था कि टेंस में जो सबसे पहला भाग आता है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा था कि टेंस जो है एक दादा के समान है जो परिवार का मुखिया होता है। उसी दादा के तीन पुत्र हैं जो प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर के तौर पे हैं। सबसे बड़ा पुत्र प्रेजेंट, उससे बीच का पुत्र पास्ट और सबसे छोटा फ्यूचर का। अब इन्हीं पुत्रों की चार संतानें हैं जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो बड़े पुत्र की संतान है, चार प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे ही जो बीच वाला है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे ही फ्यूचर की फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कल हमने जो बड़े वाला पुत्र है टेंस का, उसका जो छोटा पहला बड़ा बेटा है उसके बारे में हमने जाना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में जो हमने किया था उसको बता दूं फ्लैशबैक में जाते हुए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें ता है, ते है, ती है इत्यादि आते हैं, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये भी सीखा था, अगर आपको ही, शी, इट या नाउन दिए होते हैं तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हो। कल हमने डीपली इस चीज को पढ़ा था। किसमें करते हो? सिंपल सेंटेंसेस में या साधारण वाक्यों में। हमने एक चीज और समझी थी, अगर आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दिए जाते हैं ही, शी, इट या नाउन के, तो उसमें आप डज का प्रयोग करते हो। डज के प्रयोग के बारे में हमने पढ़ा था, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईएस हमने लगा दिया तो डज बन गया। यहाँ पे हमें एक बात और समझनी थी कि भाई डज का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो अगली जो वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। और इससे आगे चलते हुए हमने ये भी समझा था कि अगर आपको यू, वी, दे, यू, वी, दे या आई दिया हो, यू, वी, दे या आई दिया होता है तो उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ये हमने सिंपल सेंटेंसेस की बात की थी बेटा। जब आपका प्लूरल में हो, प्लूरल में अगर होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे। वैसे ही अगर ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव में होगा तो अगर आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें तो डज था ही, शी, इट नाउन वाले में, अगर आप यहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो किसका प्रयोग हुआ? डू का। तो इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्यों में जो यू, वी, दे के वाक्य होंगे या आई के, उसमें हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं अगर वो वाक्य के शुरू में आती है तो उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य माना जाता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। इससे आगे चलते हुए आज हम इस पीरियड में मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो है हमारा अगला टेंस, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना आप मेरी बात बेटा। जिस विद्यार्थी को, ध्यान से सुनिए, जिस विद्यार्थी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एवं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एवं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से समझ में आया, उस विद्यार्थी को जो आपका लास्ट वाला टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस, वो टेंस आपस अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट या पास्ट का अंतिम जो परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस बना है वो दो टेंसों से बना है, एक प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूस और दूसरा प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो आपको ये दो टेंस थोड़े से ध्यान से समझने होंगे ताकि आपको परफेक्ट कंटिन्यूस समझ में आ जाए। जैसे आज हम बात करने वाले हैं किसकी, जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा पुत्र है जिसको कंटिन्यूस बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बोला जाता है। जब मैंने आपको टेंस कराने से पहले ब्रीफ स्केच का जो पीरियड लिया था टेंसेस का, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि 6 टेंस ऐसे होंगे जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है या जिसको जिरोंड्स के टेंस बोला जाता है। ये जिरोंड्स के टेंस बोलते हैं जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये 6 टेंस कौन कौन से थे वैसे मैंने आपको ब्रीफ स्केच में बताया था और फिर से बता दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंस कितने हो गए? 6। ये 6 टेंस होंगे जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एक बात तो आपने पहले ही समझ ली कि जी कॉन्टिन्यूस का जो टेंस होगा उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हमने एक चीज और समझी थी कि वाक्य टेंस में पूरा करने के लिए 2 चीजों की प्रमुख आवश्यकता होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। मेन वर्ब के लिए तो हमने ये जान लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमारा जानना जरूरी है। उससे पहले हम जब किसी के घर पे जाते हैं तो सबसे पहले काम हमारा होता है उस व्यक्ति का पता जानना जिसके घर पे हम जा रहे होते हैं। भाई पता होगा तभी तो पूछ के आप उस व्यक्ति के घर तक पहुंचोगे। वैसे ही आपको आइडेंटिफिकेशन पहले टेंस की पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहले ही बता दिया है कि भाई रूल क्या होते हैं, इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। जब कॉन्टिन्यूस की हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस के लिए रहा, रही, रहे। अगर ये कॉन्टिन्यूस पास्ट का होता है, अगर ये कॉन्टिन्यूस पास्ट का होता है तो उसमें था, थे, थी मिलते हैं। अगर ये फ्यूचर का होता है तो उसमें गा, गे, गी मिलते हैं। लेकिन अगर ये प्रेजेंट का होता है तो इसमें है सुनिश्चित है। जैसे मैंने आपको पिछला टेंस समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि भाई पास्ट इंडेफिनिट होगा ता था, फ्यूचर का होगा गा, गे, गी, लेकिन प्रेजेंट का है तो उसमें है आपको जरूर मिलेगा। तो इसमें देखिए रहा, है, रही, है, रहे, हैं, ये आ गए तो कौन सा टेंस हो गया आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और ये रहा, रही, रहे हमें ये दर्शाते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बेटा? जो लगातार चल रहा है, जो लगातार चल रहा है वो चीज हमें दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होगा, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होगा जिसमें साहब कॉन्टिन्यूस के लिए तो रहा, रही, रहे, प्रेजेंट के लिए है, मतलब रहा, है, रही, है, रहे, है इत्यादि आएंगे तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो मेन वर्ब। अब आती है बात आपकी किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए यहां फोकस कीजिए, रहा, रहा, रही, सॉरी रहा, रही, ये तो जो है ये सिंगुलर है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था ता, ती, ता, ती, मतलब ता है तो लड़का है प्रोनाउन के तौर पे या नाउन के तौर पे हो सकता है, ती लड़की है। वैसे ही रहा
लड़का है, रही लड़की है। और हमें ये पता है कि लड़का अगर हो और नाम न दिया हो, प्रोनाउन के तौर पे ही का प्रयोग किया जाता है। किंतु अगर लड़की होती है और प्रोनाउन के तौर पे हो तो उसके लिए हम शी का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तु के लिए हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? इट का। और नाउन, नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, अनीता, पपीता, सुनील, गुनील, कुछ भी हो सकता है नाम किसी का, उसको नाउन बोला जाता है। ठीक है, आगे चले तो इसको हमने समझा कि ही, शी, इट, नाउन। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके हेल्पिंग वर्ब के लिए बेसिक नेम्स। अगर ये आपको दे रखे हैं तो उस स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं? इज। कौन सी लगाते हैं? इज की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हमें आई दिया होता है तो हम एम का प्रयोग करते हैं। इसका एम का प्रयोग करते हैं। अगर हमें यू, वी, दे, यू, वी, दे इत्यादि दिया होता है, यू, वी, दे मतलब प्लूरल, ज्यादा हो गए, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का। किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। पहले हम इसको एक बार फिर से समझेंगे, फिर हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो मैं एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद आपको बताऊंगा, जो आपको समझनी जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट पहली बात तो क्या रहेगा? जिस वाक्य के अंत में रहा, है, रही, है, रहे, है इत्यादि अगर आ रहे हैं तो वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात। तीसरी बात, ही, शी, इट, नाउन के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। यू, वी, दे के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और आपको समझनी है कि जो इंटेरोगेटिव प्रश्न होंगे, आपके प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, उनमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, ये हमेशा वाक्य के शुरू में आएगी। कहां पे आएगी? वाक्य के शुरू में आती है, जिसके कारण वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब बात करते हैं, ये तो आपको ब्रीफ स्केच था टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अब हम इसके एग्जांपल्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? हिंदी में ही बता देता हूं आपको। राम खेल रहा है। क्या राम खेल रहा है? क्या राम नहीं खेल रहा है? मैं खेल रहा हूं। मैं नहीं खेल रहा हूं। क्या मैं नहीं खेल रहा हूं? ठीक है। वैसे ही वे खेल रहे हैं। क्या वे खेल रहे हैं? क्या वे नहीं
खेल रहे हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। अगर आप इनको ध्यान से समझे, आपने समझा हो ब्रीफ स्केच को टेंस के, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है राम खेल रहा है, ये कैसा है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव नहीं है जी, नहीं नेगेटिव है, सिंपल सेंटेंस। दूसरी बात हमने ये समझा कि राम खेल रहा है, इट मींस राम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपने अभी अभी समझा था ना, ही, शी, इट, नाउन, मतलब राम क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, दैट्स व्हाई राम इज नाउन। तो नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई आपकी? इज। राम इज। खेल की क्या आई? प्ले कंटिन्यूटी में है ना, यानी कि वो निरंतर काम अभी कर रहा है। जब आप बोल रहे हो तो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? वो खेल रहा है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मींस राम इज प्लेइंग, तो राम नाउन हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब आपकी प्लेइंग हो जाती है। वैसे ही दूसरे एग्जांपल में हमने इसको इंटेरोगेटिव बना दिया, पर्सनवाचक बना दिया। तो पर्सनवाचक बना दिया, कैसे बनाया? पर्सनवाचक में अभी भी मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब हम किसी वाक्य को पर्सनवाचक बनाते हैं उस समय पे हमको हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाक्य के शुरू में रखनी पड़ती है। जैसे आपका इसमें था राम इज प्लेइंग, तो इज को हम हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्य के शुरू में रख देंगे। इज राम प्लेइंग? क्या राम खेल रहा है? दूसरे एग्जांपल देखिए, क्या राम नहीं खेल रहा है? भाई ये क्या है? क्या राम नहीं खेल रहा है? तो हम क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव था ना ये, इंटेरोगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब को इसको ऐसे ही रखा, राम नहीं खेल रहा है, इज राम नहीं खेल लिया गया, नॉट खेल रहा है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहा है आईएनजी में गया, तो क्या बना? इज राम नॉट प्लेइंग। तो पहले वाक्य में हमने ये देखा सिंपल सेंटेंस था जी, दूसरे वाक्य में देखा कि इंटेरोगेटिव बन गया। कैसा बना बेटा? इंटेरोगेटिव। और दूसरे वाले में देखा हमने कि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक दोनों वाक्य बन गए। वैसे ही मैं खेल रहा हूं, तो इसमें हो गया आपका आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। वैसे ही क्या मैं खेल रहा हूं, सॉरी मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। वैसे ही क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका? एम, एम आ गया, आई नॉट प्ले, एम आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं। ये आपका सिंगुलर में चले, यहां से आपका प्लूरल में आया, क्या? वे खेल रहे हैं मींस वे के लिए दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? आर, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया, तो दे आर प्लेइंग। वैसे ही क्या वे खेल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, आर दे प्लेइंग, ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया। लेकिन अगर हम इसको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? आर दे नॉट प्लेइंग, मतलब आर के कारण तो ये इंटेरोगेटिव बना आपका प्रश्नवाचक, और नॉट के कारण नेगेटिव बन गया। ठीक है बेटा, अब यहां पे आपने इन एग्जांपल्स को समझा, जिसके कारण कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको और डिटेल में समझ में आया होगा। एक चीज जो मैंने बोली थी आपको कि मैं एग्जांपल्स डिस्कस करने के बाद आपको बताऊंगा, वो चीज आपके लिए समझनी बहुत ही जरूरी है। हमने ये समझा कि एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ये वाली और मेन वर्ब ये वाली, अगर ये होती हैं दोनों तो इसको हेल्पिंग वर्ब माना जाता है, इसको मेन वर्ब। लेकिन कई वाक्यों में ऐसा आएगा आपको जब मेन वर्ब नहीं दी जाए,
तो उस समय पे हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब माना जाता है। जैसे दे आर प्लेइंग, यहां पे आपने देखा दे आर प्लेइंग, यहां पे इस एग्जांपल में आपको डेफिनेट वर्ब दे रखी है, जिसके कारण ये आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है और ये आपकी मेन वर्ब बन जाती है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख देते दिस इज टेबल, मान लीजिए इसमें दिस इज टेबल, यह क्या है, टेबल है। आपको नहीं दिया बताया मेन वर्ब के बारे में कि भाई क्या है टेबल पे क्या किया जा रहा है, तो उस समय पे ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसी को मेन वर्ब कंसीडर किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है, जो आपको मैंने इस पीरियड में बताया है, आपको डिटेल में समझ में आया होगा। जो आपको एग्जांपल्स बताए हैं, जो मैंने आपको समझाया है, इसको अच्छी तरह से समझना, घर पे इसका अभ्यास करना, ताकि आप कभी भी भूल न जाओ। आपको मैं बता दूं, जैसे जिस प्रकार व्यक्ति को सांस लेने की आवश्यकता है, इंग्लिश के लिए आपको टेंस की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। तो आप अपने घर पे इनका अध्ययन करना, अच्छी तरह से इसको समझना। अगर कोई त्रुटि या कमी रही हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना। अगर पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारी आने वाली वीडियो है उसको हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसी को समझ में आएगा जिसको कॉन्टिन्यूअस एवं परफेक्ट टेंस समझ में आएगा। इन्हीं विचारों के साथ आपसे मैं मिलूंगा अगले हमारे टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।